मित्रों, मैं डॉक्टर धर्मवीर भारती के बारे में कुछ अनछुए प्रसंग को लेकर जिक्र कर रहा हूँ। आशा है आप सब उससे प्रभावित होंगे और उनकी तरह काम करने की आपके अंदर शक्ति आएगी। ये बात 12 अक्टूबर 75 की है। छायावाद के प्रमुख कवि पंडित सुमित्रानंद पंत काफ़ी अस्वस्थ हुए। उसी समय की एक घटना मुझे याद आ रही है। मुझे उनके अस्वस्थ होने की सूचना अखबार द्वारा कन्नौज में ही मिली थी। इलाहाबाद पहुंचने पर पंडित इलाचंद जोशी ने इच्छा व्यक्त की कि चलकर पंत जी को देख आया जाए। हम लोग पंत जी के यहाँ गए। वहीं पर डॉक्टर धर्मवीर भारती की पहली पत्नी कांता भारती से मुलाकात हुई। वो पंत जी के यहाँ रुकी हुई थी। ये मेरा उनका पहला परिचय था। मैं काफ़ी देर तक भारती जी की यादों में खोया रहा और ये सोचता रहा कि इतने सरल व्यक्तित्व वाला महामानव फिर क्यों कांता को त्याग दिया। कुछ इन्हीं ख्यालों में जोशी जी ने तोड़ा और कांता से मेरा विधिवत परिचय कराया। कांता भारती ने जोशी जी को बताया कि मेरा पहला उपन्यास रेत की मछली लोक भारती से कल प्रस्फुटित होगा। जोशी जी व्यंग से बोले, पानी की मछली तो मैंने सुना देखा भी है, किंतु रेत की मछली तो पहली बार सुन रहा हूँ। कीचड़ में हो सकती है, स्पष्ट कीजिए। कांता भारती अपने गले में हाथ फेरने लगी और कहा कि यही रेत की मछली है। इसमें मेरा बीता हुआ अपना आत्मकथ्य है। इस बात पर जोशी जी कुछ बुदबुदाते रहे जो स्पष्ट सुनाई नहीं दे पा रहा था। कांता भारती का पहनावा बिल्कुल आधुनिक परिवेश का था, जो देखकर सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है कि वह भारतीय परिवेश की महिला न होकर कहीं विदेश की हैं। बहुत तेज तर्रार तथा खुर्रान किस्म की महिला लगी। यह सब कुछ भारती जी को शायद पसंद नहीं आया होगा। बात उस समय की है जब मैं श्री नरेश मेहता जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया जाना था। 16 अप्रैल 1973 को मैं तथा मेरे सहयोगी बंधु डॉक्टर लालचंद शर्मा भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार समारोह में आमंत्रित सदस्य के रूप में नई दिल्ली गए। समारोह के दौरान हाल में जिस पर हम दोनों लोग बैठे थे, बगल वाली कुर्सी पर डोंगरी की प्रसिद्ध कवयित्री पद्मा सचदेव आकर बैठ गईं। कुछ ही क्षण बाद उनसे बातचीत होने लगी। मैंने डॉक्टर धर्मवीर भारती के स्वास्थ्य के बारे में जानना चाहा तो उन्होंने बताया कि वह अभी बहुत अस्वस्थ हैं। मैं देखने गई थी, अब ठीक हैं। अपने संबंधों के बारे में चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि मैं भारती भैया को हर वर्ष रक्षाबंधन के दिन राखी बांधने जाती हूँ। मैं तो लिखना भी नहीं जानती थी। भारती भैया के प्रोत्साहन से और धार्मिक द्वारा मुझे बहुत अविच्छिन्न सहयोग मिला। वह बहुत महान तथा निष्कलुष हैं। भारती जी के सरल सहज सादगी भरे व्यक्तित्व के कारण ही उनके नज़दीकी आता गया। इन 25 वर्षों के दौरान जो वात्सल्य भाव मुझे प्राप्त हुआ, इसी कारण भारती जी के अतिरिक्त किसी अन्य कवि के प्रति मेरे मन में कोई इतना स्नेह भाव नहीं रहा, बल्कि वो मेरे वातावरण पर ज्योतिष पुरुष की तरह छा गए। इधर पिछले वर्षों में मैंने गंगा के दृश्यों तथा प्रभाव को सहेजने के लिए कई बार छोटी छोटी यात्राएं अपने सहयोगियों के साथ की थी, जिनकी वजह से गंगा पर बहुत सी कविताएं लिखी। उनमें से 5 कविताएं अप्रैल 84 में मैंने भारती जी को धर्मयुग के लिए भेजा। मुझे आश्चर्य लगा कि तत्काल ही भारती जी का पत्र आ गया और लिखा। 5 कविताएं पढ़ी। मुझे बच्चे और मछली ये 2 अच्छी लगीं। दोनों खिली हुई हैं। उन्हें जून के गंगा दशहरा के अंक में देंगे। मेरा बालमन उस समय प्रफुल्लित हो गया जब धर्मयुग के पूरे पृष्ठ पर दोनों कविताओं को बड़ा संजा सवार कर भारती जी ने छापा। मैं आज भी नहीं समझ पा रहा हूँ कि जो वाणी और व्यवहार में भारती जी में साम्य था, प्रोत्साहित करने की कला थी, वो किसी संपादक में क्यों नहीं मुझे दिखाई दे रही है। भारती जी ने अपने काव्यगत वसीयत में लिखा कि मैं अपना पथ बना रहा हूँ, जिंदगी से अलग रहकर नहीं, जिंदगी के संघर्ष को झेलता हुआ, उसके दुख दर्द में गंभीर अर्थ ढूंढता हुआ और उस अर्थ के सहारे अपने को जनव्यापी सच्चाई के प्रति अर्पित करने का प्रयास करता हुआ आशीर्वाद चाहता हूँ कि धीरे धीरे मैं और मेरी कलम एक निर्मल
और सशक्त माध्यम बन सके, जिससे विराट जीवन, उसका सुख दुख, उसकी प्रगति और उसका अर्थ व्यक्त हो। यही मेरी कविता की सार्थकता होगी। जैसी उन्होंने वसीयत लिखी वैसी ही साहित्यिक फलक पर वह दिखाई भी पड़ते हैं। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया से जो आत्मीयता के सूत्र बंधे, उसमें डॉक्टर भारती जी को बहुत संबल मिला। भारती जी इलाहाबाद में बम्बई पहुँचे। उस समय लोहिया जी के बम्बई आगमन पर उनकी मुलाकात हुई। वो भारती जी को लेकर काफ़ी चिंतित थे। उस समय भारती जी का पहला पारिवारिक गठन टूट गया था। भारती जी ने छलावे से भरी परिस्थितियों से समझौता न करके एक नए और सहज ढंग से नई जिंदगी आरंभ करने का कदम उठाया। वो इलाहाबाद के मित्रों को रास नहीं आया और तरह तरह की अटकलें धर्म का संपादन क्यों स्वीकार किया चल रही थी। लोहिया जी अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं से घिरने के बावजूद भी वो भारती जी के व्यक्तिगत जीवन जैसी छोटी सी समस्या पर विचार कर रहे थे। उन्होंने विशेष तौर पर भारती जी को बुलवाया और बातें समझी। उस समय उनकी कही बात भारती जी के संघर्ष के दिनों की आधारशिला हो गई और तन कर जीने का एक नया रास्ता मिल गया। भारती जी ने देश की पत्रकारिता को जो एक युग बदला, उसमें उनका स्पष्ट और सम्यक विचार चिंतन योग्य है। वो कहते हैं कि कुछ लोग हर चीज़ को टुकड़ों में बांट कर ही देख पाते हैं। उनके पास कोई सम्यक दृष्टि नहीं होती। कोई ऐसी चीज़ उनके लिए दुनिया में नहीं है जो सबकी हो, सबके लिए हो, सबका सच हो। उनके लिए सत्य ही बांटा हुआ होता है। हमारा सच हमारा सच, तुम्हारा सच तुम्हारा सोच। और फिर मानसिकता जब और विकसित होती है तब हम एक कदम और आगे बढ़कर कहने लगते हैं कि हमारा सच सच है, तुम्हारा सच झूठ, और फिर हमारा सब गलत किया धरा भी सही है, तुम्हारा सब सही किया धरा भी गलत है। इसी पर व्यंग करते हुए कभी हमारे यहाँ कहावत बनी है कि वैदिकी हिंसा हिंसा न भवती। हम सत्य की तरफ असत्य को बांट लेते, असत्य को भी बांट लेते हैं, घृणा और हिंसा को भी टुकड़ों में बांध लेते हैं।